जय हिंद फ्रेंड। आज हम जियोग्राफी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर नहरें कैनल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नहरें क्या होती हैं फ्रेंड? वैसे तो नहरों का सामान्य तौर पर प्रयोग खेती के लिए या पानी की आपूर्ति के पूरा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर देखें, विश्व स्तर पर देखें तो नहरों का प्रयोग फ्रेंड जलमार्ग परिवहन के लिए भी यूज होता है। तो इसमें बहुत सी प्रमुख नहरें हैं जिनका प्रयोग परिवहन के लिए किया जाता है और उनसे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप सिंचाई के लिए देखते हैं तो वह नहरें इतने कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो नहरें परिवहन के लिए यूज की जाती हैं वो वेरी इम्पोर्टेंट हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो उन्हीं से उनको हम समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड इस वीडियो को। तो सबसे पहली है फ्रेंड, जैसे पहले तो आपको पता होगा ग्रेट लेक्स। तो ग्रेट लेक्स कहाँ स्थित है फ्रेंड? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, ये 5 झीलों का समूह है। 5 झीलें हैं फ्रेंड और इनको जो उंगली नुमा संरचना दी गई है, जैसे हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, ये 5 लेक्स हैं फ्रेंड। ग्रेट लेक्स ये आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे उंगली नुमा संरचना की इसे संज्ञा दी गई है। और इसको फ्रेंड ये आपस में सभी कनेक्ट नहीं है, इनको नहरों द्वारा कनेक्ट किया गया है। लेकिन अगर हम देखें मिशिगन और ह्यूरन जो झील है फ्रेंड, ये प्राकृतिक रूप से आपस में कनेक्ट झील, ये तो आपस में जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर और देखें फ्रेंड, ये आपस में कनेक्ट नहीं है। तो जलमार्ग की परिवहन की इम्पोर्टेंस को देखते हुए इनको आपस में कनेक्ट किया गया है, ताकि इसमें जो यातायात जो जलमार्ग है फ्रेंड वो किया जा सके, परिवहन के लिए इनको यूज किया जा सके। तो देखते हैं फ्रेंड इन 5 झीलों का। तो ये है फ्रेंड 5 लेक्स। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें, पहले तो मैं इसको झीलों का फ्रेंड, एक तो ये औद्योगिक के लिए फेमस है ये एरिया। ठीक है, और इसी में आपको पता होगा प्रेरी घास का मैदान भी पाया जाता है इन झीलों के आसपास, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। और इस क्षेत्र में फ्रेंड प्रेरी घास है। आपको पता होगा गेहूं की पेटी किसे कहते हैं? प्रेरी घास को कहते हैं। और यहाँ गेहूं बहुत अधिक मात्रा में पैदा किया जाता है। और इसमें अगर इस गेहूं का अगर आप साइज़ देखो फ्रेंड, हमारे भारत के साइज से ज़्यादा बड़ा होता है। और यहाँ मक्का भी उत्पन्न होती फ्रेंड, और मक्का का भी साइज़ हम भारत की मक्का के साइज से कंपेयर करें तो बहुत बड़ी होती है। और प्रेरी क्षेत्र की जो मक्का है फ्रेंड वो बहुत ही मीठी होती है। ठीक है, तो ये प्रेरी घास का क्षेत्र है वो इसी के आसपास बनता है, ग्रेट लेक्स के आसपास। तो इसमें हम देखते हैं फ्रेंड 5 झीलें हैं। तो 5 झीलें हैं ये। अगर हम देखें फ्रेंड, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ देखें तो सबसे पहले पश्चिम में देखें, सबसे पहले सुपीरियर झील, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरन झील, फिर ईरी झील, फिर ओरंटियो झील। तो इस तरीके से ये विस्तृत हैं। इसमें देखें फ्रेंड, जो मिशिगन झील है ये पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। और ये जो 4 झीलें हैं ये फ्रेंड अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा बनाते हैं। और एक सेंट लॉरेंस नदी है फ्रेंड, ये भी कनाडा और अमेरिका के बीच में सीमा बनाती है। कनाडा है फ्रेंड, सॉरी मैं अमेरिका ही बोल गया इसको। ये कनाडा देश है, ये कनाडा है ऊपर का, और नीचे है फ्रेंड USA अमेरिका। ठीक है, इनके बीच में 4 तो ये झीलें और एक ये सेंट लॉरेंस नदी इनके बीच में सीमा बनाती है। और इस साइड क्या है फ्रेंड? अटलांटिक महासागर। इससे फिर हम देखें जो जलमार्ग के परिवहन को यूज करने के लिए फ्रेंड इनको आपस में कनेक्ट किया गया है। तो इसमें देखते हैं फ्रेंड जो कौन कौन सी झील किस नहर के द्वारा कनेक्ट हैं। तो इसमें देखते हैं फ्रेंड, जैसे हम देखें जो सुपीरियर झील है और ह्यूरन झील है, ये किस तरह कनेक्ट हैं फ्रेंड, किस नहर के द्वारा कनेक्ट हैं? तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सू नहर के द्वारा। तो सुपीरियर झील और ह्यूरन झील किस से कनेक्ट हैं? सू नहर के द्वारा। और मैंने अभी बताया था फ्रेंड जो मिशिगन झील है और ह्यूरन आपस में कनेक्ट हैं। तो इन तीनों के लिए तो ये जलमार्ग इनके लिए खुल गया फ्रेंड। ठीक है, हम देखते हैं अब इनके लिए ईरी और ओरंटियो, ये ह्यूरन, ये आपस में किस तरह कनेक्ट हैं, किन नहरों के द्वारा कनेक्ट हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम देखें फ्रेंड इसके अंदर जैसे ह्यूरन और
ईरी झील है। जैसे आपको मैं इसमें थोड़ा समझा देता हूँ फ्रेंड, ये हुरैन झील है, ये मान लेते हैं ईरी झील है। इनके अंदर एक छोटी सी झील है फ्रेंड, तो उस झील का नाम है, उसको झील के नाम का नाम है फ्रेंड सेंट क्लेवर झील। इसका नाम है फ्रेंड सेंट क्लेवर झील। तो आपको याद रखना है, ये इस झील का नाम है सेंट क्लेयर झील। ठीक है, तो अब इसको क्या किया गया है, इसको कनेक्ट करने के लिए पहले इस साइड मैंने बताया ये हुरैन झील है, इसको इसे सेंट क्लेयर नहर के द्वारा ही कनेक्ट किया गया है। ये क्या है फ्रेंड, सेंट क्लेवर झील, और इसके जो बीच में अगर हम सेंट क्लेवर झील और हुरैन झील है, इसके जो बीच में जो नहर है फ्रेंड उसका नाम है सेंट क्लेवर, उसका नहर का नाम ही सेंट क्लेयर है। तो ये आपस में कनेक्ट हो गई फ्रेंड, सेंट क्लेवर झील और ये हुरैन झील। ठीक है, फिर सेंट क्लेवर और ईरी को, जो ईरी झील है यहाँ आप देख रहे हो, तो ये किस तरीके से कनेक्ट है, इस नहर का नाम है फ्रेंड डेट्राइट नहर। तो इस नहर का नाम है डेट्राइट नहर। तो मैं इसका लिख देता हूँ नाम फ्रेंड डेट्राइट नहर। तो इसका नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ, डेट्राइट नहर से जो सेंट क्लेवर झील और ये ईरी झील है ये आपस में कनेक्ट हैं, डेट्राइट नहर। ठीक है, इससे ये आपस में कनेक्ट। तो हमने देखा फ्रेंड ये चारों आपस में कनेक्ट हो गई, लेकिन हमें तो अटलांटिक महासागर में पहुंचना है, तो ये आपस में किस तरह कनेक्ट हैं उनको भी हम देखते हैं। तो अगर हम आगे देखें, जो ईरी झील और ये है ओरंटियो फ्रेंड, इसमें प्राकृतिक रूप से सेंट लॉरेंस नदी है। ठीक है, ये इनको आपस में कनेक्ट कर लेती है। लेकिन आपको पता होगा फ्रेंड, सेंट क्लेवर जो नदी है इसमें ईरी झील और ओरंटियो झील, इसके बीच में जो सेंट क्लेवर नदी है फ्रेंड, इसके बीच में नियाग्रा जलप्रपात है। तो नियाग्रा जलप्रपात बहुत ऊंचा है, अगर इसमें से शिप जाएंगी तो फ्रेंड टूट यानी डूब जाएंगी। अगर इतने ऊंचे से कोई शिप नीचे गिरेगी तो यानी एक किस्म से ये नियाग्रा जलप्रपात के कारण यहाँ परिवहन क्या है फ्रेंड, बेकार है। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए क्या किया गया कि जो ईरी झील और ओरंटियो को है ये वेलेंड नहर के द्वारा इसको जोड़ा गया। तो इसके बीच में नहर है फ्रेंड। वैसे तो इसमें प्राकृतिक रूप से सेंट लॉरेंस नदी थी, लेकिन अगर इसमें ये नियाग्रा जलप्रपात नहीं होता तो इससे परिवहन हो सकता था। लेकिन इसको देखते हुए, जलमार्ग की इम्पोर्टेंस को देखते हुए इसके अंदर एक नहर बनाई गई, वेलेंड नहर। तो वेलेंड नहर किसके बीच में है फ्रेंड, यह है ईरी झील और ओरंटियो झील के बीच में। तो आपको याद रखना है। तो इस तरीके से फिर ये अटलांटिक महासागर से ये आपस में कनेक्ट हो गई। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने देखा जो ग्रेट लेक्स हैं ये किस तरीके से ये नहरों के द्वारा कनेक्ट हैं और इनमें परिवहन किया जाता है। अगर हम देखें फ्रेंड, जो ईरी झील के पास सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र किस झील के पास है, ईरी झील के पास। और एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें बता देता हूँ फ्रेंड, जो मिशिगन झील है ये पूरी तरह से, मैंने अभी बताया था, ये पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है। तो इसमें है, इसके पास है फ्रेंड शिकागो शहर। तो ये लिख रखा फ्रेंड शिकागो शहर, आपको पता होगा। इसमें इस शिकागो शहर में जो हमारे भारत के स्वामी विवेकानंद थे, इसने जब धर्म सम्मेलन हो रहा था तब उन्होंने अपना भाषण दिया था फ्रेंड शिकागो में, और जो कि विश्व प्रसिद्ध हुआ था इसका भाषण। ठीक है, आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो ये शिकागो शहर में इन्होंने भाषण दिया था। ये किस झील के पास है, मिशिगन झील के पास। ये भी क्वेश्चन बना है कि शिकागो शहर किस झील के किनारे है, तो ये है फ्रेंड मिशिगन। यहाँ है वाशिंगटन डीसी, और ये वाशिंगटन प्रांत है अमेरिका का। और ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं हम और झीलों के बारे में पढ़ते हैं। अगली झील है फ्रेंड अगली जो नहर है पनामा नहर। तो पनामा नहर है ये किसके बीच में स्थित है फ्रेंड, अगर हम देखें ये है, यहाँ है उत्तरी अमेरिका और ये है फ्रेंड दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ है फ्रेंड प्रशांत महासागर इस साइड, ये है फ्रेंड कैरेबियन सागर। आपको पता होगा कैरेबियन सागर है वो विश्व का सबसे बड़ा सागर है।
ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच का जो क्षेत्र है ये कहलाता है फ्रेंड कैरेबियन सागर। ये है अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो या क्वेश्चन में आपको ये दे दे कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करता है तो भी सही है फ्रेंड। अगर कैरेबियन सागर दे देता है तो भी सही है, क्योंकि ये कैरेबियन सागर ही इतना ही कैरेबियन सागर बोला जाता है। तो इसमें हम देखें जो पनामा नहर है ये एग्जाम के लिए भी लिए और जलमार्ग के लिए यातायात के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड पनामा नहर। इससे क्या हुआ है मैं आपको भी दिखाता हूँ। इसमें जो पनामा नहर का जो इसका निर्माण है फ्रेंड 1914 में बनाई गई। प्रारंभ में इसका अमेरिका का अधिकार था, लेकिन 2000 सन में इसका अधिकार हो गया फ्रेंड पनामा देश का। ठीक है, पनामा देश है यहाँ, तो इसका अधिकार हुआ 2002, यानी इतने अगर हम देखें 2000 तक इसका अमेरिका का अधिकार था इस पर। तो यहाँ से हम देखते हैं फ्रेंड, जो यहाँ अगर आप देखोगे उत्तरी अमेरिका का जो मैप, यहाँ है कनाडा फ्रेंड, ये यूएसए है और ये है यहाँ तक है मैक्सिको। ये छोटे इस सीमा में देखोगे फ्रेंड, ये छोटा दिखाई दे रहा है आपको, ये इसमें 7 देश आते हैं फ्रेंड। ठीक है, और इसी में है यहाँ नीचे नीचे पनामा, और यहाँ से नहर निकाली गई पनामा नहर। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है फ्रेंड, अगर हम देखें पहले अगर अमेरिका को इस पोर्ट से इस पर आना पड़ता था, यह पूर्व से पश्चिम की तरफ जलमार्ग के थ्रू, तो ये पूरी दक्षिण अमेरिका क्रॉस कर आता था पड़ता था फ्रेंड। लेकिन पनामा नहर बनने के कारण ये यहाँ से इसका जो है जलमार्ग बन गया फ्रेंड, और इससे ये क्या है यहाँ इस जो बंदरगाहों पर आसानी से आ जा सकता है। तो हम पहले देखें फ्रेंड, जब ये दक्षिण अमेरिका को क्रॉस करते हुए आता था तो इसकी दूरी होती थी फ्रेंड 12,000 मील, यानी 12,000 मील तय करनी पड़ती थी। ठीक है, लेकिन जब इस नहर बनने के कारण अब इसकी दूरी हो गई फ्रेंड 4,000 मील, यानी 8,000 मील का इसमें क्या आया फ्रेंड दूरी बचती है अमेरिका को इस नहर से इसको यहाँ तक आने में। ठीक है फ्रेंड, तो आप देख सकते हो कि पनामा नहर कितनी जलमार्ग के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। और तो ये इस पर अधिकार पनामा देश का है फ्रेंड। तो इसमें अगर हम देश देखें फ्रेंड, इसमें छोटे छोटे देश हैं, मैं इनको इनसे भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। इन्हें मध्य अमेरिकी देश कहा जाता है, यहाँ मैक्सिको से लेकर यहाँ तक के देशों को। तो इसमें देखें ग्वाटेमाला, बेलीज, सल्वाडोर, इक्वाडोर, कोस्टा, ये इसी में स्थित है। और इसके अंदर एक छोटी सी झील भी है फ्रेंड, इस नहर के अंदर एक गोटून झील है। ये उनको जब क्योंकि रास्ता इतना चौड़ा नहीं है, तो गोटून झील में क्या है शिपों को रोकने के लिए, जैसे हम कोई भी अड्डा लगा लेते हैं, जैसे बसों के लिए अड्डा होता है, ट्रेन के लिए बहुत सी पटरियाँ होती हैं अलग अलग, और एरोप्लेन के लिए भी रोकने के लिए एयरपोर्ट होते हैं। इसी तरह इनको जलमार्ग को रोकने के लिए इसमें गोटून झील भी है फ्रेंड। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें एक चीज़ और है पनामा नहर में, सिर्फ इसी में अपनाई गई है। इसमें जो पनामा नहर में है लॉक सिस्टम को अपनाया गया है। तो ये लॉक सिस्टम क्या है इसके बारे में समझते हैं कि जो पनामा नहर में फ्रेंड कई जगहों पर गहराई बहुत कम है। ठीक है, तो अगर गहराई कम है तो यहाँ से शिप जा नहीं सकते। ठीक है फ्रेंड, अगर गहराई कम होगी, अगर शिप है निचली सतह से टकराया जाएगा तो शिप को नुकसान हो जाएगा, यानी उसमें जा नहीं सकती। ठीक है फ्रेंड, तो इसके लिए इसमें क्या किया गया है, लॉक सिस्टम को अपनाया गया है। तो इसमें 3 लॉक सिस्टम बनाए गए हैं। जैसे अब समझते हैं लॉक सिस्टम क्या है। जैसे देखते हैं फ्रेंड, यहाँ शिप आई है। ठीक है, तो इसके क्या किया जाता है, दोनों दरवाजों को बंद कर लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सी का लेवल बहुत कम है। जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे ऐसे है इसका तट। ठीक है, तो ऐसे ही ये शिप नीचे लग, तो यहाँ से अगर ये ऐसे जाएगी तो ये टकरा जाएगी, यानी ये पलट जाएगी फ्रेंड। तो इसके लिए क्या किया गया है, इसमें दरवाजे बनाए गए हैं लॉक सिस्टम कि फिर इसको यहाँ रोक लिया जाता है और फिर इसके मोटर द्वारा या इसमें पानी भरा जाता है। तो पानी भरने पर क्या हुआ फ्रेंड, तो ये जो शिप है ऊपर आ जाएगी। ठीक है, फिर इस गेट को खोल दिया जाता है और आगे इस तरीके से इनको आगे बढ़ाया जाता है। तो ये लॉक सिस्टम किस नहर में अपनाया गया है, पनामा नहर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि लॉक सिस्टम किस नहर में अपनाया गया है, तो पनामा नहर में है। और ये किसको कनेक्ट करती है,
कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को पनामा नहर इम्पोर्टेंट कनेक्ट करती है। पहले देखते हैं तो अमेरिका का अधिकार था, लेकिन बाद में 2000 सन में इस पर पनामा देश का अधिकार हो गया फ्रेंड। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम अगले जो नहर हैं। अगली नहर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्वेज नहर। तो इसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। तो ये फ्रेंड क्या करती है, जैसे मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर को रेड सी यानी लाल सागर से कनेक्ट करती है। तो इसका निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ और इसके निर्माण का कार्य 1854 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेपेप्स के इसमें हुआ था फ्रेंड। ठीक है, यानी इसका जो निर्माण है किस इंजीनियर ने किया था, ये एक फ्रांसीसी थे फर्डिनेंड द लेपेप्स। और इसका जो कंप्यूटर एग्जाम में भी इसका जो फ्रेंड इससे कई बार क्वेश्चन बना है, तो इसका आपको याद रखना है। तो ये स्वेज नहर का निर्माण किस इंजीनियर ने किया था, तो ये थे फ्रेंड, और ये फ्रांसीसी इंजीनियर थे। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ, ये भी क्वेश्चन बना है 1869 में, यानी जब हमारे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था उसी वर्ष हुआ था स्वेज नहर का निर्माण। ठीक है, और इसमें अगर और पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि इसके पॉइंटों से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसकी लंबाई देखें स्वेज नहर की टोटल 168 किलोमीटर है, और इसकी औसत गहराई देखें तो 16.15 मीटर, और चौड़ाई देखें तो अधिकतम चौड़ाई 365 मीटर और न्यूनतम चौड़ाई फ्रेंड 60 मीटर। ठीक है, तो ये भी आपके कंप्यूटर एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखने हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड स्वेज नहर कहाँ स्थित है। तो ये मेडिटेरियन सी और लाल सागर को कनेक्ट करती है। मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में कितनी दूरी कम कर देती है। देखो फ्रेंड, आपको पता होगा जो यूरोप के पुर्तगाली आया था फ्रेंड वास्को डी गामा, वो इस रास्ते से आया था, जिसे केप ऑफ वुड का रास्ते का नाम दिया गया है। तो इससे जो दूरी तय करनी थी फ्रेंड, ठीक है, इस रास्ते से आए थे, लेकिन अब इस रास्ते से ये स्वेज नहर बनने के कारण ये क्या है फ्रेंड, भूमध्य सागर, और ये यहाँ क्या है लाल सागर। इसको ये नहर बनने के कारण स्वेज नहर से इसमें जो दूरी में कमी आई फ्रेंड, 12,000 किलोमीटर की दूरी में कमी आई है इससे करने से। ठीक है फ्रेंड, शायद ये 4,000 किलोमीटर होगा फ्रेंड, ये मेरे लिए ये डाउटफुल है। ठीक है, वैसे अगर हम 12,000 देखें तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये 4,000 यानी बहुत कमी आई है इस बनने के कारण। अब सभी जो हैं फ्रेंड, जो एयरपोर्ट हैं, जो जलमार्ग शिप हैं, वो आसानी से यहाँ तक आ जा सकते हैं। और इसमें देखें फ्रेंड, जो स्वेज नहर थी इस पर अधिकार किस देश का था पहले, जिस तरह अमेरिका का पहले अधिकार पनामा नहर पर था, फिर बाद में पनामा का हुआ, इसी प्रकार इस स्वेज नहर पर भी जो अधिकार था फ्रेंड, वो पहले किसका था, यूके का था, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का था। लेकिन जब ये मिस्र ये देश अफ्रीका आज़ाद हुए तो इस पर अधिकार हुआ फ्रेंड मिस्र देश का, इजिप्ट का। ठीक है, तो इस पर टैक्स टूक्स लगाने का अधिकार किसके पास है, मिस्र के पास है। तो ये इसमें दो जो हैं पोर्ट हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं स्वेज नहर के। तो उत्तरी प्रवेश द्वार पर है फ्रेंड इसका पोर्ट सईद, और दक्षिणी प्रवेश द्वार पर है इसका पोर्ट स्वेज, यानी इसकी नहर के नाम पर ही है। तो आपको ये दोनों इसके पोर्ट याद रखने हैं। उत्तरी प्रवेश द्वार पर है पोर्ट सैयद। ठीक है, और ये अगर हम देखें सैयद किसे कहते हैं फ्रेंड, ये मुस्लिम वर्ड हैं, जैसे सैयद होते हैं, जैसे पीर पार होते हैं ना, उनको सैयद कह देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है सैयद क्या होते हैं। तो और एक दूसरा जो दक्षिण का है फ्रेंड उसे स्वेज कहते हैं। अगली है फ्रेंड गोटा नहर। तो गोटा नहर है, ये स्वीडन में है। तो स्वीडन जैसे अगर आप देखोगे मैप में तो ऊपर है फ्रेंड नॉर्वे, फिर ये स्वीडन देश है। ठीक है, यहाँ डेनमार्क है। तो इसमें जो आप यूरोप का ऊपर का हिस्सा देखते हो फ्रेंड, ये नॉर्वे स्वीडन इसमें देश हैं ये। ठीक है, तो स्वीडन में एक गोटा नहर निकाली गई है। ये दो स्वीडन के, एक स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और एक स्वीडन का इम्पोर्टेंट शहर है गुटेनबर्ग, इनको आपस में कनेक्ट करती है गोटा नहर। ठीक है, तो आपको याद रखना है गोटा नहर किसको कनेक्ट करती है, स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी और एक गुटेनबर्ग
स्वीडन का एक शहर है। तो इनको आपस में कनेक्ट करती है गोटा नहर। और ये फ्रेंड एक तरह का प्रायद्वीप है। अगर आप इसे देखें तो ये एक तरह का क्या है फ्रेंड, प्रायद्वीप है। और इस प्रायद्वीप को क्या नाम देते हैं, जूट लैंड प्रायद्वीप। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इस प्रायद्वीप को क्या कहते हैं, जूट लैंड प्रायद्वीप। ठीक है, तो इसमें देश है नॉर्वे और स्वीडन। आगे देखते हैं। अगली नहर है फ्रेंड कील नहर। तो कील नहर अगर आपको देश पूछा जाए तो ये जर्मनी के हिस्से में आती है वैसे। ठीक है फ्रेंड, ये जर्मनी यहाँ तक फैला हुआ है। तो वैसे एक डेनमार्क अगर दिखाई दे रहा तो ये डेनमार्क है फ्रेंड। तो ये क्या करती है, ये क्या है, यूरोप जर्मनी में है ये कील नहर। ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कनेक्ट करती है। तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कील नहर किसे, दो जल राशि को कनेक्ट करती है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और देश पूछे तो ये जर्मनी में है। अगली है फ्रेंड मैनचेस्टर नहर। ये ग्रेट ब्रिटेन यूरोप में है। ये ब्रिटेन का यूनाइटेड किंगडम का मैप है। तो ये क्या करती है, ये मैनचेस्टर शहर है फ्रेंड, उत्तरी मैनचेस्टर, और उसको और एक दूसरा शहर है यूनाइटेड किंगडम का लिवरपूल, उनको आपस में कनेक्ट करती है। लिवरपूल यहाँ एक बंदरगाह है यूनाइटेड किंगडम का, तो उनको आपस में कनेक्ट करती है। और मैनचेस्टर का अर्थ क्या है फ्रेंड, आपको भारत का मैनचेस्टर पूछे तो किसे कहते हैं, तो हम भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। ठीक है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। लेकिन उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहें तो किसे कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर को। तो इन्हें भारत का मैनचेस्टर, इसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, और इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्यों कहते हैं, तो इसका रीज़न क्या है फ्रेंड। तो ये मैनचेस्टर है ये फ्रेंड एक यूनाइटेड किंगडम में शहर है। ठीक है, इसका नाम इन्हें क्यों दिया गया, इसका रीज़न क्या है आपको पता होगा फ्रेंड। जो ब्रिटेन वाले हमारे देश से कच्चा माल ले जाते थे, और यहाँ मैनचेस्टर में कपड़े का बहुत बड़ी मिल थी फ्रेंड, वहाँ निर्माण करते थे। तो अगर हम भारत में देखें, भारत में दो ही जगह जो सूती कपड़े का निर्माण होता था, अहमदाबाद और कानपुर में। तो ज़्यादा अहमदाबाद में होता था, इसलिए इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर उत्तर भारत में देखें तो कानपुर। तो इसीलिए इन्हें मैनचेस्टर कहा जाता है, दो शहरों को फ्रेंड। ठीक है, तो इसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ जो मैनचेस्टर में जो ये कपड़ों का निर्माण होता था। ठीक है, तो ये मैनचेस्टर नहर है, ये किसके बीच को कनेक्ट करती है, उत्तरी मैनचेस्टर और लिवरपूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली नहर है फ्रेंड क्रा नहर परियोजना। तो ये परियोजना इसलिए वर्ड लिया गया है क्योंकि ये प्रस्तावित है, बनकर तैयार नहीं हुई है। तो ये क्या करती है, थाईलैंड के बीच में स्थित है। तो ये क्या करती है कि थाईलैंड की खाड़ी है ये, या है फ्रेंड अंडमान सागर, इनको आपस में कनेक्ट करेगी क्रा नहर। और एक भारत की देखें हम केपी नहर। केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। इसका भी यानी ट्रांसपोर्ट इसके लिए शिपों के लिए यूज होता है केपी नहर का। और एक और नहर है फ्रेंड भारत में, आपको पता होगा चंबल नदी और बेतवा नदी, दोनों किसकी सहायक नदियां हैं, यमुना की। तो चंबल नदी और बेतवा नदी को आपस में कनेक्ट किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं फ्रेंड और नहरें हैं। मैं इसमें सिर्फ आपको मैप से ही बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें देखें हम कोरियंथ नहर। ठीक है, और तो मैंने लगभग उनके जैसे स्वेज नहर के बारे में डिस्कस कर लिया है, तो ये तो मैंने उसमें कर लिया था फ्रेंड। तो ये जो है ये देखते हैं हम। तो कोरिंथ नहर है, ये ग्रीस देश में स्थित है। तो आपको सिर्फ देश का नाम याद रखना है। ये भूमध्य सागर में यहाँ कनेक्ट कर देती है कोरिंथ नहर। और इसमें कोरिंथ नहर है फ्रेंड, इसमें जो है जो शिपों के लिए एक ही साइड से इसमें जो जहाज हैं आ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, एक ही साइड से इसमें जो जहाज हैं वो आ जा सकते हैं।
अगली अगर हम नहर देखें फ्रेंड, यहाँ देखें डॉन वोल्गा नहर। ठीक है, तो डॉन वोल्गा नहर है, ये क्या करती है, रूस में अवस्थित है। आपको एक तो पॉइंट याद रखना है, रूस में अवस्थित है ये। और ये जो रूस के दो शहर हैं रोस्तोव और स्टालिनग्राड, उनको आपस में कनेक्ट करती है। तो मैं लिख देता हूँ, रूस के दो शहरों को रोस्तोव यानी डॉन और वोल्गा को आपस में कनेक्ट किया गया है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड, देखो यहाँ से वोल्गा में, यहाँ आप काला सागर में यहाँ आ सकते हो। ठीक है, तो ये दो शहरों को आपस में कनेक्ट करती है ये डॉन वोल्गा नहर, या इसको वोल्गा डॉन के नाम से बोला जाता है। तो रोस्तोव, इसका नाम लिख देता हूँ मैं, रोस्तव है ये फ्रेंड, रोस्तोव। ठीक है, रोस्तोव। और एक और शहर है रूस का स्टालिनग्राड, स्टोलिनग्राड, स्टोलिन तो इनको आपस में कनेक्ट करती है ये वोल्गा डॉन नहर। ठीक है, तो ये रूस में अवस्थित है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। आगे देखते हैं फ्रेंड जो इम्पोर्टेंट नहरें हैं। एक है फ्रेंड उत्तरी सागर नहर। तो उत्तरी सागर नहर ये किसको कनेक्ट करती है, इसके नाम में ही आंसर है उत्तरी सागर नहर। ये क्या करेगी, एक तो उत्तरी सागर को कनेक्ट करेगी, इसका नाम है उत्तरी सागर नहर। उत्तरी सागर को किससे कनेक्ट करेगी, एक नीदरलैंड का शहर है। ठीक है, नीदरलैंड का एम्स्टर्डम बंदरगाह है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड का, उसको कनेक्ट करेगी उत्तरी सागर से। ठीक है, इसका मैं नाम लिख देता हूँ एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम। इसको आपस में कनेक्ट करेगी उत्तरी सागर नहर, उत्तरी सागर को एम्स्टर्डम से। एम्स्टर्डम है फ्रेंड नीदरलैंड में। ठीक है, एक और है फ्रेंड न्यू वाटरवे, ये राइन नदी को कनेक्ट करती है। इसका जो रोटरडैम है जर्मनी में, उसको आपस में कनेक्ट कर देती है न्यू वाटरवे। इसका मैं नाम लिख देता हूँ न्यू वाटरवे, न्यू वाटरवे। ये क्या करेगी, ये जो राइन नदी है उसको कनेक्ट करेगी फ्रेंड। ठीक है, जर्मनी के न्यू वाटरवे, जर्मनी का जो शहर है, जो बंदरगाह भी है फ्रेंड रोटरडैम, रोटरडैम को राइन नदी से कनेक्ट कर देगी ये न्यू वाटरवे, रोटरडैम, रोटरडम। ठीक है, रोटरडम नाम है, तय है फ्रेंड, ये आपको रात याद रखना है। रोटरडम को क्या करेगी, राइन नदी से कनेक्ट कर देगी न्यू वाटरवे। ठीक है, तो ये हमने जो फ्रेंड है नहरें पढ़ी, और देख लेते हैं इसमें, जैसे दो तीन नहरें और हैं। एक है फ्रेंड, जो हम यूरोप का जब मैप देखोगे यहाँ से आपको पता होगा यूनाइटेड किंगडम थोड़ा यूरोप से अलग साइड में है फ्रेंड। ठीक है, ये यूरोप तो आपस में कनेक्ट हैं, फ्रांस के ये देश हैं, और जो ये है ग्रेट ब्रिटेन, ये थोड़ा अलग है फ्रेंड, और इसी के बगल में है आयरलैंड। ठीक है, तो ये जो नहर है फ्रेंड इंग्लिश चैनल नहर, इंग्लिश चैनल नहर। तो इसका मैं नाम लिख देता हूँ फ्रेंड इंग्लिश चैनल नहर। ये क्या करेगी, इंग्लिश चैनल नहर, ये जो फ्रांस है फ्रेंड, आपको पता होगा फ्रांस और इसके बगल में ही है, ये थोड़ा अलग है। इसमें एक सागर है उत्तरी सागर, इसमें से क्या है टनल बिछाई गई है, इंग्लिश चैनल टनल, नहर का नाम दे दो यार टनल। तो ये क्या करेगी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को कनेक्ट करेगी। यानी नहर नहीं है फ्रेंड, ये एक सुरंग बनाई गई है। टनल का अर्थ क्या होता है, सुरंग। जो यूनाइटेड किंगडम है और फ्रांस देश है, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन और फ्रांस की राजधानी पेरिस,
इसको आपस में कनेक्ट किया गया है इस सुरंग के थ्रू, ठीक है। और ये सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी यातायात के लिए यूज किया गया है। ये पब्लिक आने जाने के लिए इसको सामरिक दृष्टि से इसका यूज किया गया है, ठीक है फ्रेंड। तो ये इंग्लिश चैनल टनल आप समझ गए होंगे, ठीक है। और एक नहर और बसती है फ्रेंड, उसको मैं लिख देता हूँ। इसका नाम है फ्रेंड डरडेनल्स नहर। यह नहर तुर्की में स्थित है। ये एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। मैं नाम लिख देता हूँ, डरडेनल्स नहर। डर है ये, डरडेनल्स नहर, ठीक है। ये क्या करेगी, तुर्की में स्थित है। एक तो ये आपको याद रखना है, जो एजियन सागर है तुर्की के पास में, एजियन सागर को मरमरा सागर से कनेक्ट करेगी। एजियन सागर को, जो एजियन सागर है उसको किससे कनेक्ट कर देगी, ये जो मरमरा सागर है उसको आपस में कनेक्ट कर देगी ये डरडेनल्स नहर। और इसमें अगर हम देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जो रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बुल्गारिया के जहाज हैं फ्रेंड, इसी जो डरडेनल्स नहर के थ्रू काला सागर में प्रवेश करते हैं, ठीक है। जो मैंने देशों के नाम दिए, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बुल्गारिया के जहाज इसी नहर के थ्रू काला सागर में प्रवेश करते हैं। तो ये हमने नहरें पढ़ी फ्रेंड। दो ये जो मैप में दिखाई हैं इनके बारे में देख लेते हैं। एक तो है नारा नहर, ठीक है फ्रेंड। ये नारा नहर है, ये मैप में भी आप समझ सकते हो कहाँ है, ये पाकिस्तान में, ठीक है। और इंदिरा गांधी का तो आपको पता होगा फ्रेंड, इसका भी जो परिवहन के लिए यूज किया जाता है नारा नहर का, और इंदिरा गांधी नहर का भी। तो इंदिरा गांधी नहर है, ये है फ्रेंड, ये सतलज नदी और व्यास नदी का जो संगम होता है, जो भाखड़ा डैम है फ्रेंड, वहाँ से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। और ये कहाँ है, भारत के राजस्थान में है, ठीक है। और एक और है मुलवाला नहर। ये मुलवाला नहर है, इससे क्या किया गया है फ्रेंड, मुलवाला इससे मर्रे नदी से कनेक्ट की गई है, ठीक है। तो मुलवाला को मर्रे नदी से कनेक्ट किया गया है और इसके थ्रू ये फिर प्रशांत महासागर में आ जा सकते हैं, मुलवाला नहर के फिर मर्रे नदी और इस तरह से प्रशांत महासागर में, ठीक है। तो ये हमने विश्व की जो प्रमुख नदी और नहर थी फ्रेंड, उनके बारे में पढ़ा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।